वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी आपकी क्लास 12th की इंग्लिश से द इंटरव्यू चैप्टर की इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और इसमें आपको बेस्ट नोट्स जो हो सकते हैं इस चैप्टर के वो मिलेंगे। तो आइए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा ही हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में अपना आज का चैप्टर। सो द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर स्लिवेस्टर, ठीक है। और इनमें क्या है कि भाई इंटरव्यू के लिए मतलब ज्यादातर बातें इसमें बताई गई हैं, किस तरीके से क्या होता है और जर्नलिज्म की फील्ड में क्या उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड इंटरव्यू दैट वाज इन्वेंटेड ओवर 130 years हैव बिकम अ कॉमन प्लेस जर्नलिज्म। लगभग 130 ईयर मतलब पहले ये इसका जो है मतलब इन्वेंट जो है मतलब ये किया गया, इसका इन्वेंशन जो हुआ। और आपको पता ही है भाई, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू लेने जाते हैं लोगों के। However, opinions of interview of its functions, methods and merits vary considerably. जो opinions होते हैं इंटरव्यू के वो वेरी कर सकते हैं, हर किसी के अपने अलग थॉट्स हो सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। द इंटरव्यू इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑथर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑन्थोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। यहाँ से एक ये टुकड़ा लिया गया है आपके चैप्टर के लिए। द चैप्टर हैज टू पार्ट्स। आपके इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। The first part deals with the views of eminent people about the condemnatory aspects of the interview, और उसके बाद the later part or the second part reproduces an actual interview of Umberto Eco who is being interviewed by Mukund Padmanabhan from the Hindu। ठीक है, ये यहाँ से ये जर्नलिस्ट जो रह चुके हैं, ये जो ये है मतलब इंटरव्यू लेते हैं अम्बर्टो इको का, ये हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का इतिहास कैसा रहा है। हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ ओवर 130 ईयर्स, 130 साल पुराना है ये। ठीक है, हर किसी के ओपिनियंस अलग रहे हैं इंटरव्यू को लेके। टिल नाउ थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, और आपको पता ही है अभी तक तो भाई हजारों लाखों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू देता है हर कोई अपना। एवरी एजुकेटेड पर्सन इज फेमिलियर विद इट, हर जो पढ़ा लिखा आदमी है या जो भी है वो इस चीज को मतलब जानता ही है कि इंटरव्यू क्या चीज होती है। सम पीपल क्लेम दैट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ वाइल अदर्स फील दैट इन प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट। सो कोई इसको कहता है कि ये सच कहने का एक सोर्स है, कोई कहता है कि ये एक आर्ट है, इंटरव्यू भी एक कला है। ओपिनियंस की बात करें तो मैनी सेलिब्रिटीज डिस्पाइज द इंटरव्यू बिकॉज इट इज एन एनरोचमेंट ऑन देयर प्राइवेसी। किसी किसी सेलिब्रिटी को भाई नहीं पसंद होता इंटरव्यू देना, उनको लगता है कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी विक्टिम्स ऑफ अनवारंटेड इंट्रूजन। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे साथ इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, हमारी प्राइवेट लाइफ जो है वो एक्सपोज होती है। It depreciates their personality in a manner depicted in some primitive cultures where people believe that if someone takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul। कोई कोई ये भी मानता है कि भाई अगर किसी का फोटो ले रहे हो तो भाई उसकी आत्मा चुरा रहे हो। सो ओपिनियंस वेरी करते हैं। आगे देखते हैं। वी एस नेपोल is of the opinion that interviews injure people as they lose a part of themselves। लेविस कैरोल कहते हैं द क्रिएटर ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड वॉज सेड टू हैव अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड नेवर कंसेंटेड टू एन इंटरव्यू। सो इनको भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ही वॉज हॉरिफाइड एट बीइंग ट्रीटेड एज अ सेलिब्रिटी, काफी डरे हुए थे। हिज रिफ्यूजल्स फॉर इंटरव्यूज हेल्प्ड हिम कीप हिज फैंस एक्वेंटेंसेस एंड इंटरव्यूअर्स एट बे। ठीक है, और later he would narrate such experiences of his refusal with great satisfaction and amusement। इन्होंने बाद में बताया कि भाई नहीं पसंद था इनको इतना अच्छा वो इंटरव्यू वगैरह का। फिर है रुडयार्ड कीपलिंग, ये क्या है, कंडेम करते हैं इंटरव्यूज को। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, इनकी वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा दैट ऑन 14th October 1892 देयर डे वाज ruined by two reporters। ये कहती हैं कि हमारा दिन खराब कर दिया दो रिपोर्टर्स ने। सिंस देन हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड गिविंग इंटरव्यूज, और उसके बाद उनके हस्बैंड यानी कि रुडयार्ड कीपलिंग ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया।
because he considered them immoral, a crime and an assault which is worthy of punishment। और ये भाई ये मानते हैं कि इंटरव्यू तो एक जुर्म है, पनिशमेंट होनी चाहिए। According to him, interviews were something vile and cowardly. He neither held the interviewee in esteem nor the interviewer। इनको कोई भी नहीं पसंद था भाई। Although Kipling criticized the interview, इन्होंने इंटरव्यू को क्रिटिसाइज किया है। He had himself interviewed Mark Twain only a few years before this tirade against interviews। और उन्होंने उसके क्रिटिसाइज करने के कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इंटरव्यू लिया था। ठीक है, सो ये भी एक बात है। एच जी वेल्स, ठीक है, एच जी वेल्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, और एन एमिनेंट साइंस फिक्शन राइटर, फ्रीक्वेंटली गेव इंटरव्यूज, ये इंटरव्यूज देते रहते थे। बट इन एन इंटरव्यू इन 1894, एक अपने इंटरव्यू में रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। 40 years after this comment, he interviewed Joseph Stalin, a great Russian revolutionary। स्टेलिन को आप सभी जानते होंगे, लेनिन के बाद वाले जो हैं उनको, मतलब उनका जो है इंटरव्यू एच जी वेल्स ने लिया। सॉल बेलो फेल्ट दैट इंटरव्यूअर्स क्रिएटेड सो मच टेंशन। ये मानते हैं सॉल बेलो कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं, प्रेशर डाल देते हैं। ही डिस्क्राइब्स इंटरव्यूज एज थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। भाई ये तो समझते हैं कि घुटन होती है मुझे इंटरव्यू देते समय। आगे है, डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेजेस द इंटरव्यू इज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये एक कम्युनिकेशन का बेहतर मीडियम है। Dennis Bryan gives an elevated position to the interviewer because of his power and influence over the interviewee। डेनिस ब्रायन यहाँ पे कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पोजीशन ज़्यादा है इंटरव्यूअर की, क्योंकि उसकी पावर है, उसका इन्फ्लुएंस होता है इंटरव्यूई के ऊपर। ही टर्म्स द इंटरव्यू एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम, और वो कहते हैं कि इंटरव्यू एक एक्सप्रेसिव मीडियम है, एक अच्छा मीडियम है। आगे इसका पार्ट सेकंड जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम अपनी समरी में कवर करते हैं। पार्ट 2 में बताया जाता है, द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो एको। ये एक असली इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि अम्बर्टो इको जी का ये इंटरव्यू हुआ था, जो कि लेने वाले थे मुकुंद पद्मनाभान, ठीक है, जो कि हिंदू से थे, द हिंदू से। ठीक है, अम्बर्टो इको काफी अच्छे जाने माने स्कॉलर हैं, और अपने साइंस की स्टडी के लिए वो जाने जाते हैं, जिसको सेमियोटिक्स कहा जाता है। और काफ़ी उनकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी अच्छी होती है लिटरेरी और मेडिवल एस्थेटिक्स के लिए वो फेमस है। ही इज ऑल्सो एन ऑथर, वो एक ऑथर भी हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, चिल्ड्रन बुक्स लिखी हैं। He rose to prominence with his work The Name of the Rose which sold a staggering 10 million copies। उनका एक वर्क है, किताब है द नेम ऑफ द रोज। भाई 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जाने जाते हैं। द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभान, ये जो इंटरव्यू ले रहे थे, कोट्स डेविड लॉज, ये बताते बताते अपनी एक बात में डेविड लॉज का नाम लेते हैं, जो कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। हु हैड एक्सप्रेस्ड एस्टोनिशमेंट एट अम्बर्टो इकोज वेरिड एंड सीजेबल वर्क्स। ठीक है, फिर है, ही एक्सप्रेसेस हिज सरप्राइज बाय सेइंग दैट हाउ कुड वन मैन डू ऑल द थिंग्स दैट अम्बर्टो डिड। वो कहते हैं कि अम्बर्टो इको ने जैसे सारे काम किए हैं, कैसे कोई कर सकता है। अम्बर्टो इको सेज दैट, वो कहते हैं कि दिस इज अ डेल्यूसिव इंप्रेशन अबाउट हिम because he has always been doing the same thing by writing the same philosophical and ethical ideas in different genres। वो कहते हैं कि ये भाई मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वही है कि भाई एक चीज़ को हम लिखते हैं अलग अलग जॉनराज में, ठीक है, अपने एथिकल आइडियाज़ को। और आगे है, अम्बर्टो इको कहते हैं डिस्क्लोजेस इज सीक्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सच वॉल्यूमिनस वर्क्स, ही यूटिलाइजेस द एम्प्टी स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें कि मतलब यहाँ पे बताया गया कि द शॉर्टेस्ट गैप्स बिटवीन टू डिफरेंट वर्क्स। फिर है, दैट्स द रीजन वाई ही हैज प्रोड्यूस सो मेनी वर्क। यही रीजन है, वो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क्स उन्होंने किए हैं, किताबें लिखी हैं। ही कॉल्स द एम्प्टी स्पेसिस इंटरस्टिसेस। ठीक है, वो कहते हैं एम्प्टी स्पेसिस में ही बहुत काम हो सकता है। द इंटरव्यूअर क्वेश्चंस हिम अबाउट हिज प्लेफुल एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डल एंड ड्रैब स्टाइल अडॉप्टेड फॉर राइटिंग एकेडमिक वर्क्स। इंटरव्यूअर जो है यहाँ पे मुकुंद, वो अब और सवाल करते हैं इनसे, इनके लिखने के बारे में पूछते हैं। ही आस्क हिम इफ दिस कम्स नेचुरली टू हिम। वो कहते हैं आप में ये जो कला है ये नेचुरली आई है या फिर आपने कोई इसके लिए एफर्ट किया इस स्टाइल को डेवलप करने का। एट दिस अम्बर्टो इको रिप्लाइज, वो कहते हैं कि ही लर्न दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग व्हेन ही वाज 22 ईयर्स ऑफ एज। वो जब 22 साल के थे जब उन्होंने सीखा।
At that time he had presented his first doctoral dissertation in Italy, or his professor was impressed because he had included his trials and errors in it. He had told the story of his research. इन्होंने अपनी रिसर्च को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, जिसको देख के इनके प्रोफेसर काफी इम्प्रेस हुए. हिज प्रोफेसर पब्लिश्ड हिज डिसर्टेशन एज अ बुक, और इनकी जो रिसर्च पूरी थी भाई उसको एक बुक की तरह पब्लिश किया गया. और बुक विच वॉज हिज वे ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग हिज स्टूडेंट, ये उन्होंने उनका एक कॉम्प्लीमेंट था भाई अम्बर्टो इको के लिए. इको अंडरस्टूड दैट ही हैड टू अडॉप्ट द नरेटिव स्टाइल इन हिज वर्क ऑल्सो. उन्होंने ये सोच लिया था, समझ लिया था कि अब उनको अपने स्टाइल में ये अडॉप्ट करना होगा. दिस लेड हिम टू बिकम अ नॉवलिस्ट एट द रिप एज ऑफ 50, और यही उनको ले जाता है एक बेस्ट नॉवलिस्ट बनने में. आगे है, एट दिस स्टेज अम्बर्टो इको रिमेंबर्स हिज फ्रेंड, उनको अपने दोस्त की याद आती है, रोलैंड बार्थ की, एन एसेइस्ट जो कि ऐसे लिखते थे, हु डाइड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही कुड नॉट फुलफिल हिज विश ऑफ बीइंग अ क्रिएटिव राइटर, और वो मर गए थे फ्रस्ट्रेशन में ही क्योंकि वो एक अच्छे राइटर नहीं बन पाए. अम्बर्टो सेज दैट ही नेवर फेल्ट दिस फ्रस्ट्रेशन, वो कहते हैं मुझे कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन हुई ही नहीं, as even his essays had a narrative aspect to them. He says that he started writing novels by accident on a day when he had nothing to do. ठीक है, इन्होंने बोला भाई जब कुछ भी नहीं था इनके पास करने को तो इन्होंने ये नोवेल स्टार्ट करी. दे कैटरेड टू हिज टेस्ट फॉर नरेशन. और आगे फिर क्या होता है, मुकुंद पद्मनाभन जो हैं वो बताते हैं कि द नेम ऑफ द रोज जो किताब है, जो कितना फेमस मतलब एक वर्क है, जिसको मतलब देखकर सभी लोग जानते हैं उनको, और मतलब कितने ज्यादा मिलियंस इसकी कॉपी बिक चुकी है. ऑल्दो ही इज एन academician विद ओवर 40 वर्क्स इन नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन में 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं. मोस्ट पीपल नो अम्बर्टो इको एज अ नॉवलिस्ट, बहुत लोग जानते हैं इनको, ये एक नॉवलिस्ट हैं. बट ही बिलोंग्स टू द अकेडमिक कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेट्स इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, वो अकेडमिक कम्युनिटी के एक पार्ट हैं. ही राइट्स नोवेल ओनली ऑन संडेज, और वो सिर्फ संडे को अपनी नोवेल लिखते हैं. ही एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट बाय राइटिंग फिक्शन ही कैन रीच मोर पीपल, वो कहते हैं मैं जानता हूँ फिक्शनल लिखूंगा तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे. ही सेज आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, वो कहते हैं कि भाई अगर साइन की स्टडीज पे मैं अगर लिखूंगा कुछ तो मुझे नहीं लगता 1 मिलियन जो है रीडर्स होंगे. आगे है, मुकुंद जो इंटरव्यूअर हैं वो कहते हैं कि इफ ही सरप्राइज्ड बाय द स्टैगरिंग सक्सेस ऑफ द नोवेल, वो कहते हैं कि क्या आपको सरप्राइज हुआ या जो आपकी नोवेल है द नेम ऑफ द रोज इतनी बिक गई भाई, इतनी चल गई. सो एज द नेम ऑफ द रोज इज अ सीरियस नोवेल, जो कि काफी ज्यादा आप अगर देखेंगे दैट स्पिन्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल एंड ऑल्सो वेंचर्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री, सारी चीजों का निचोड़ है इसके अंदर. थस इट इज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट एंड सीरियस रीड, काफी डिफिकल्ट भी है. अम्बर्टो इको कहते हैं कि ही इज नॉट पजल्ड बाय इट्स स्टैगरिंग सेल्स फिगर्स, वो कहते हैं मुझे कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई. द ओनली पीपल हु लुक एट दिस इन डिसबिलीफ आर जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स, दे बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. ठीक है, सो द पीपल हु बॉट हिज बुक्स आर रीडर हु डो नॉट वांट इजी एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि मेरी बुक्स वही लेते हैं जिनको आसान चीजें पसंद ही नहीं है भाई. ठीक है, ये इनकी बुक है द नेम ऑफ द रोज, अम्बर्टो इको, इन्हीं का इंटरव्यू चल रहा था. He himself says that after working the whole day he refreshes himself by watching light entertainment programs. वो कहते हैं सारा दिन काम करने के बाद मैं थोड़ा प्रोग्राम देख लेता हूँ जैसे कि मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम आफ्टर डिनर. ठीक है, सिमिलरली एवरीबडी लाइक्स लाइट रीडिंग ओनली टू सर्टेन एक्सटेंड, एज सच सीरियस रीडिंग डज हैव द कैपेबिलिटी टू ड्रॉ पीपल. सो ये सब वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि भाई देखो हर किसी को ना हल्की फुल्की रीडिंग पसंद होती है जिसमें ज्यादा भारी भरकम शब्द ना हो. The medieval period to which this book belongs could have played a major role in its success. For Umberto Eco, the success of the book is a mystery. Or his American publisher had told her that the book was not expected to sell more than 3,000 copies in a country. वो कहते हैं कि एक अमेरिकन पब्लिशर ने मुझे कहा था कि भाई मुझे नहीं लगता 3,000 कॉपीज बिकेंगी आपकी. ठीक है, वेयर नो वन हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीड लैटिन, क्योंकि किसी ने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है भाई लैटिन में. If he had written it 10 years earlier or 10 years later, it might have not been such a remarkable success story. ये सब वो बताते हैं. इसी के साथ चैप्टर यहीं खत्म होता है आपका. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी.